नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूरोहब 21। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कोलिनर्जिक ड्रग्स के मैकेनिज्म के बारे में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है और कौन कौन सी ड्रग्स हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो हमने कुछ ड्रग्स के बारे में बात की थी। ड्रग्स का नाम ऐसे था कि एसिटाइल कोलिन, बिथानोकोल, कार्बाकोल ड्रग थी। और हमने बात की थी पिलोकार्पिन के बारे में जो कि ग्लूकोमा के अंदर यूज़ की जा रही थी। और भी कुछ ड्रग्स थी जैसे नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम, डोनेपेजिल एंड रिवास्टिग्मिन। जो पाइरिडोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन और एड्रोफोनियम जो ड्रग थी वो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हम यूज़ कर रहे थे। और जो ड्रग थी रिवास्टिग्मिन एंड डोनेपेजिल, वो ड्रग हम यूज़ कर रहे थे किसके अंदर? हमारे एल्जाइमर डिजीज के अंदर। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के मैकेनिज्म के बारे में। और हमने इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि कैसे एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हो रहा था और अंदर ईसीएफ के अंदर, ईसीएफ से आईसीएफ के अंदर एंट्री ले रहा था कोलिन। तो एसिटाइल कोए प्लस कोलिन, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज चैट की मदद से किस में कन्वर्ट हो रहा था? एसिटाइल कोलिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। और वही एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक वेसिकल में जाके स्टोर हो रहा था। तो जैसे ही वो सिनेप्टिक वेसिकल से बाहर निकल रहा था तो जितने एसिटाइल कोलिन की आवश्यकता थी उतना तो रिसेप्टर ने वहाँ पे रिसीव किया, और जितने की आवश्यकता नहीं थी या तो वो न्यूरोनल रीअपटेक उसका हो जाता है कि वापस वो अपने सिनेप्टिक वेसिकल्स में वो चला जाता है, या फिर उसका हाइड्रोलाइसिस हो गया था। तो हाइड्रोलाइसिस करने के लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे काम आ रहा था वो एंजाइम था कोलिन ईस्टरेज। आई होप आपको पिछली क्लास का रिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट क्लास की वीडियो आप कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के नाम से सर्च करके यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो आपको वहीं अवेलेबल हो जाएगी। साथ में इसके नोट्स भी हमने अवेलेबल करा दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले देखें, हम बात करते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के रिसेप्टर्स के बारे में। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के रिसेप्टर्स के बारे में कि कौन कौन से रिसेप्टर कहां कहां किस किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है, इस हार्ट के अंदर M2 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कौन से रिसेप्टर्स? M2 रिसेप्टर्स। तो जब मैंने कहा था पिछली क्लास में कि जैसे ही जो वो डॉग था हमारे पीछे पड़ रहा था, तो वो डॉग क्या कर रहा था कि जैसे ही वो हमारे पीछे पड़ा तो हम जैसे रुके, मतलब जब हमने रिलैक्स किया तो वहां क्या हो रहा था? रिलैक्स के दौरान हमारी हार्ट बीट स्लो हो रही थी, हमारी हार्ट रेट स्लो हो रही थी। तो M2 रिसेप्टर्स पे जब कोई ड्रग वर्क करेगी, जब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट M2 रिसेप्टर्स पे वर्क करेंगे तो हार्ट रेट को कैसी कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। फिर हमने बात की M3 रिसेप्टर्स के बारे में। हम बात करते हैं वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये आपको जो बोर्ड पे आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है हमारी ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स में मैं इसको दोबारा से डिलीट करके बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजुअलाइज हो। ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे जो ये ब्लड है, इस ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है? M3 रिसेप्टर्स, M3 रिसेप्टर्स। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि क्या हो रहा है कि जब M3 रिसेप्टर्स पे कोई ड्रग वर्क कर रही है तो वहां पे एक एंजाइम रिलीज होता है EDRF। EDRF की फुल फॉर्म है, एम्स स्पेशल, नोट कर लीजिए इसको, एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर। एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर। रिलैक्सिंग से ही पता चल रहा है कि जैसे ही M3 रिसेप्टर पे कोलिनर्जिक या एसिटाइल कोलिन वहां पे M3 रिसेप्टर्स पे ब्लड वेसल्स के अंदर जो M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहां पे जब वो ड्रग वहां पे वर्क करी, या फिर नॉर्मल भी यदि एसिटाइल कोलिन वहां पे वर्क कर रहा है तो EDRF का सीक्रेशन कर रहा है। और EDRF की फुल फॉर्म क्या? कि एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर, जो कि क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, मतलब वेसोडाइलेट कर देता है। और वेसोडाइलेट कर देता है तो हमारी हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच पाता है। अब हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो हमको पता चल गया कि हार्ट के अंदर कौन सा रिसेप्टर मौजूद है? M2 रिसेप्टर्स। अब हम बात करें किसकी? स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा
कि जो ये जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो जीआईटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, M3 रिसेप्टर्स मौजूद वहां पे हैं। ये M3 रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन यहां पे आता है तो ये M3 रिसेप्टर्स पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज कर देते हैं। पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या हो गया कि द प्रोपल्सिव मूवमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कि आगे की तरफ धक्का। नया शब्द क्या सीखा कि प्रोपल्सिव का मतलब हो गया कि टू मूव फॉरवर्ड, की आगे की तरफ धक्का देते हुए वहां पे जो इंटेस्टाइन है वो एक दूसरे की मसल्स को आगे की तरफ धक्का दे रही है, ताकि जो हमारा स्टूल है वो आगे की तरफ प्रोपल्सिव मूवमेंट में फॉरवर्ड हो रहा है। टू मूव फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, प्रोपल्सिव मूवमेंट। तो इसको क्या बोल दिया हमने, पेरिस्टाल्सिस। तो जैसे ही M3 रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन आके वर्क करेगा तो पेरिस्टाल्सिस की टोन जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पेरिस्टाल्सिस में हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की स्मूथ मसल्स है, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्मूथ मसल्स है, उसके अंदर तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन जो एनल स्फिंक्टर के अंदर क्या हो रहा है कि रिलैक्सेशन हो रहा है ताकि स्टूल पास आउट आराम से हो सके। अब हम बात कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर भी स्मूथ मसल से बना होता है और यहाँ पे भी जो मेन रिसेप्टर वर्क करता है वो होता है M3 रिसेप्टर। तो अब हम बात करें M3 रिसेप्टर की कि ये M3 रिसेप्टर कर क्या रहा है कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आएगा तो स्मूथ मसल की जो डेट्रूसर मसल्स जो होती हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम डेट्रूसर मसल। तो जैसे ही डेट्रूसर मसल पे एसिटाइल कोलिन वर्क करेगा तो वो मसल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इनवर्ट फोर्स लगाएगी। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था डेट्रूसर मसल की हमने बात करी कि अंदर जो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि डेट्रूसर मसल्स यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन प्रेजेंट होगा तो डेट्रूसर मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर्स पे वर्क करेगा तो डेट्रूसर मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। लेकिन उसका उल्टा जो यहाँ पे ट्राइगोन स्फिंक्टर है, जो यूरिनरी स्फिंक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइगोन स्फिंक्टर। तो ट्राइगोन स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो क्या होगा कि यूरिन पास आउट करने की जो अर्ज होगी वो इजी हो जाएगी। अब हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स के अंदर भी M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही एसिटाइल कोलिन लंग्स पे आता है, मतलब जब हम रिलैक्स स्टेट में आ गए तो मतलब क्या हुआ कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, हम क्या देखने को मिलेगा इसमें, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अच्छा, एक जानकारी आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम होता है या जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये बताना मैं पिछली क्लास में मैंने आपको शायद नहीं बताया था, लेकिन अब आप जान लें क्योंकि मेरे माइंड में जस्ट अभी ये चीज क्लिक हुई कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस नर्व से वर्क करता है, वो उसको बोलते हैं हम क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, भी हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। मतलब कि सपोज कीजिए कि ये आपका ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो थर्ड क्रेनियल नर्व, सेवंथ क्रेनियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व जो आपकी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, और टेंथ क्रेनियल नर्व जो कि आपकी वेगस नर्व है। तो ये चारों नर्व क्या कर रही है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वर्क कर रही है, और सैक्रल में जो स्पाइनल कॉर्ड की S2 से लेके S4 तक जो नर्व्स है वो वर्क करती है। अब कहने का मतलब क्या कि मैं इसको यहाँ पे बने रहने देता हूं कि जो हमारा हार्ट वर्क कर रहा है वो किससे वर्क कर रहा है, वेगस की वजह से। जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो किसकी वजह से हो रहे हैं,
कि हमारे वेगस नर्व की वजह से। ठीक है, जो हमारे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन लंग्स में हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हमारे वेगस नर्व की वजह से, जो 10th क्रेनियल नर्व है उसकी वजह से। सेम उसी तरीके से सैलिवरी ग्लैंड्स और लैक्रिमल ग्लैंड्स को जो नर्व सप्लाई कर रही है वो है हमारी फेशियल नर्व, वो है हमारी फेशियल नर्व, जो कि कहां से अराइज होती है? कि लोअर सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पोन्स, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पोन्स। एब्ड्यूसेंस को, एब्ड्यूसेंस के जस्ट नीचे, एब्ड्यूसन न्यूक्लियाई के जस्ट नीचे इसका ओरिजिन होता है, और उसको जस्ट रोटेट करते हुए नीचे की ओर डिसेंड डाउन होती है, और इसको, और जिस जगह से रोटेट करते हुए स्पेस बनाती है उसको बोलते हैं हम फेशियल कॉलिकुलस। खैर ये एनाटॉमी की वीडियो में मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं, आप देख सकते हैं जाके वहां पे। तो हम बात करें कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं और जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं उसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? फेशियल नर्व। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स जो है हमारे, ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड्स को एक नर्व और सप्लाई करती है जिसे हम बोलते हैं ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व भी सप्लाई कर रही है और फेशियल नर्व भी सप्लाई कर रही है, लेकिन लैक्रिमल ग्लैंड्स को ओनली फेशियल नर्व सप्लाई करती है। तो इस वजह से हमारे आंसू का आना और हमारे सलाइवा का टपकना ये किसमें देखा गया? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द सैलिवरी एंड लैक्रिमल टीयर्स। ओके, अब हम बात करें आईज की, तो आईज में क्या हो रहा है कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मियोसिस। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। ये बेसिक आपने जान लिया कि कौन कौन से रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कि हार्ट में प्रेजेंट होता है M2 रिसेप्टर, और हार्ट रेट कैसी हो जाती है यहाँ पे? डिक्रीज। ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं M3 रिसेप्टर्स, और वैसो डायलेशन देखने को मिलता है। M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्मूथ मसल्स में, इसलिए हमें वहां पे पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलता है, प्लस रिलैक्सेशन ऑफ द एनल स्फिंक्टर हमें वहां पे देखने को मिलता है। अब हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर में भी क्या प्रेजेंट होता है? M3 रिसेप्टर्स इज प्रेजेंट, और उस M3 रिसेप्टर्स की वजह से डेट्रूसर मसल्स की हमें वहां पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जितना भी यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वह यूरिन पास आउट हो जाता है, और ट्राइगोन स्फिंक्टर के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जिससे यूरिन पास आउट होने में कोई डिफिकल्टी अराइज ना हो। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलता है क्योंकि लंग्स के अंदर भी M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें सैलिवरी ग्लैंड्स की, कौन सप्लाई कर रहा है यहाँ पे? फेशियल नर्व एंड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सैलिवरी ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा वी विल सी, और लैक्रिमल ग्लैंड्स के अंदर हम इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द लैक्रिमल फ्लूइड या टीयर्स हम उसे बोल सकते हैं। और हम बात करें आईज के अंदर हमें देखने को मिलता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल्स। नमस्कार दोस्तों, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कोलिनर्जिक ड्रग्स की रिसेप्टर्स के बारे में। तो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो यूजेस ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में कि इसके नाम क्या है। तो देखें, तो उससे पहले जब हमने बताया था कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की कुछ ड्रग्स हमने बताई थी, तो उसको हमने रिमेंबर कीजिए, मेरी लास्ट वीडियो में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग, दो भागों में, दो मेजर भागों में इसको हमने डिवाइड किया था। ठीक है, इनडायरेक्टली एक्टिंग या इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग में जो मेन ड्रग्स जो यूज हो रही थी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी बिथानाकॉल, एक थी कार्बाकॉल, ठीक है, और डायरेक्टली एक्टिंग का जो दूसरा भाग था उसको हम बोल रहे थे एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स,
और एल्कलॉइड्स में हमने किस ड्रग्स के बारे में बात की थी? पिलोकार्पिन। अब हम बात करें इनडायरेक्टली एक्टिंग की, तो इनडायरेक्टली एक्टिंग का जो दूसरा नाम था उसे हम बोल रहे थे क्या? एंटी कोलिन ईस्टरेज। एंटी कोलिन ईस्टरेज, ठीक है, एंटी कोलिन ईस्टरेज। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग की जो तो इनडायरेक्टली एक्टिंग का जो दूसरा नाम था उसे हम बोल रहे थे एंटी कोलिन ईस्टरेज। इनडायरेक्टली एक्टिंग की ड्रग्स का कौन कौन सा नाम था, क्या क्या नाम था देखते हैं। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, स्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, जो कि एड्रोफोनियम टेस्ट, जो मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो टेस्ट होता है इंपॉर्टेंट एम्स स्पेशल एड्रोफोनियम टेस्ट, या उसे हम टेंसिलोन टेस्ट भी बोलते हैं। एड्रोफोनियम ड्रग वहां यूज हो रही थी। और फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन एंड पायरिडोस्टिग्मिन मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हम इसे दे रहे थे। मायस्थीनिया ग्रेविस एक डिसऑर्डर मैंने बताया था कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एसिटाइल कोलिन के, वो ऑटोइम्यूनिटी की वजह से क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। अब हम देखें, मैंने दो ड्रग्स का और जिक्र किया था, रीवास्टिग्मिन एंड डोनेपेजिल। तो रीवास्टिग्मिन और डोनेपेजिल जो ड्रग थी वो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को, जो अल्जाइमर डिजीज के अंदर जो कॉग्निटिव स्किल्स होती है, जैसे हमारी लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, तो ये सब क्या होता है उसके अंदर डैमेज हो जाता है या कम हो जाता है, इसकी कॉग्निटिव स्किल्स पुअर हो जाती है। तो उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए जो ड्रग यूज कर रहे थे अल्जाइमर में, वो रीवास्टिग्मिन एंड डोनेपेजिल वो ड्रग थी। ओके गाइस, तो अब हम बात करें इनके यूजेस के बारे में कि बिथानाकोल का क्या यूज है, कार्बाकोल का क्या यूज है, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, रीवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल, पिलोकार्बिन के डिटेल्ड वर्जन में हम उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से जान सकें। तो अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिथानाकोल एंड कार्बाकोल के बारे में, बिथानाकोल एंड कार्बाकोल के बारे में। तो आइए चलें देखें बिथानाकोल। अच्छा, एक चीज और, बिथानाकोल को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने पहले मैं आपको एक बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन से थोड़ा सा अवगत करा देता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी, पिछले मेरे जो वीडियो में मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी एएनएस की, फार्माकोलॉजी के एएनएस वाले पोर्शन की, जिसमें मैंने कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फटाफट एक रिव्यू कर लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, कि कैसे ये कोलिनर्जिक ड्रग्स वर्क करती है। तो आइए हम देखें कि मैंने बताया था कि ये आपका न्यूरॉन है, ये आपका न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहां बना देता हूं ताकि स्पेस ज्यादा रहे। तो ये आपका न्यूरॉन है और ये आपका एक्सॉन टर्मिनल, तो मैंने बताया था कि न्यूरॉन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया से किसका रिलीज हो रहा था? एसिटाइल कोए का। और मैंने आपको बताया था कि जो ECF होता है, ECF के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम वो क्या बोल रहे थे? कोलिन। क्या बोल रहे थे?
कोलीन। तो कोलीन को, नॉट कोलिनो, कोलीन, तो कोलीन को हम क्या करें, सी से डिनोट करते हैं और एसिटाइल कोए को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ये सी का क्या हुआ, कोलीन का क्या हुआ, अंदर एंट्री हुई, अंदर एंट्री हुई, और ए भी यहां से जा रहा था, तो एंट्री हुई ए प्लस सी, ए प्लस सी। तो ए इसको जूम करके मैं बता देता हूं, ए प्लस सी, एसिटाइल कोए प्लस कोलीन। लेकिन अब ये दोनों लव अफेयर में थे, लेकिन इनकी शादी करना, इन दोनों का बॉन्ड बनाना, अगर आपको ऐसे समझाऊं कि इन दोनों की शादी करने के लिए जो पंडित जी की जो आवश्यकता थी, वो पंडित जी इनको प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो पंडित जी, जो असली पंडित जी जो इन दोनों की शादी करवा रहे हैं, मतलब इन दोनों का बॉन्ड बनाने में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है, इसको मैं यहां से डिनोट करूं, चैट कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज मतलब चेंज कर दिया। एसिटाइल कोए को कोलीन के साथ जोड़कर कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज ने मिलकर किस में कन्वर्ट कर दिया, ACH। मतलब ACH को कैसे मैं डिनोट कर रहा हूं, ACH का मतलब एसिटाइल कोलीन। तो एसिटाइल कोए था एंजाइम, वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज हुआ, और यहां से जो ECF में क्या प्रेजेंट था, कोलीन प्रेजेंट था। तो कोलीन की अंदर इन्फ्लक्स हुआ, एंट्री हुई, और एंट्री होने के बाद, जो ये कंफ्यूजन के लिए हटा देते हैं अपन, अब ये एंट्री कर गया है, तो बचा क्या, मात्र A प्लस सी, मतलब एसिटाइल कोए प्लस कोलीन। तो कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये पंडित जी ये खुश हैं बड़े, इन पंडित जी ने कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये जो पंडित जी हैं, इन पंडित जी ने एसिटाइल कोए प्लस कोलीन को तथास्तु बोल के इन दोनों का बॉन्ड बना दिया। मतलब कोलीन एसिटाइल ट्रांसफरेज ने क्या किया कि एसिटाइल कोए प्लस कोलीन को दोनों का बॉन्ड बना के क्या हुआ कि एसिटाइल कोलीन के अंदर परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब हम चलें आगे देखें। तो ये एसिटाइल कोलीन जब बना, अंदर जाके ये सपोज कीजिए कि ये एक्सॉन टर्मिनल है। तो एक्सॉन टर्मिनल में आप सभी को मालूम है कि सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या हुआ कि एसिटाइल कोलीन, ये एसिटाइल कोलीन के मॉलिक्यूल्स में मैं यहाँ पे बनाता हूं। एसिटाइल कोलीन जाके वहां पे क्या हो गया, स्टोर हो गया। और जैसे ही एसिटाइल कोलीन वहां पे जाके स्टोर हुआ, तो सपोज कीजिए कि मुझे चलना है या मुझे भागना है, तो मैं भागने के लिए कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एसिटाइल कोलीन का, क्योंकि एसिटाइल कोलीन ही क्या करेगा कि मुझे मैसेज देगा कि मैं रनिंग कर सकूं। तो क्या हुआ कि तो जैसे ही आपको पता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल बनता है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब कि जैसे ही कोई नर्व इंपल्स आता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, तो एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट पे, जहां से एक्सॉन की शुरुआत होती है, डेंड्राइट्स तो वहां से रिसीव कर लेते हैं नर्व इंपल्स को, और एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट पे क्या होता है, सोडियम चैनल गेट्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम अंदर घुसता है, और सोडियम के इन्फ्लक्स होते ही जो अंदर का जो नेगेटिव चार्ज होता है -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो -70 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, +30 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि एंट्री ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम ECF टू ICF अकर्स, and this conversion of -70 milli-electron volt to +30 milli-electron volt is called depolarization। तो depolarization हुआ, फिर जैसे ही सोडियम अंदर आया तो उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम क्या हुआ,
बाहर चला गया। और बाहर चला गया का क्या मतलब है कि आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस फ्रॉम ICF to ECF occurs and the conversion of +30 again back to its threshold position, that is -70 milli-electron volt occurs, and this process is called repolarization। तो डीपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल सेगमेंट पे एक्शन पोटेंशियल बना और साल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू एक नोड ऑफ रेनवियर से माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं हम नोड ऑफ रेनवियर। तो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे वो जंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं क्या, साल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू वो एक्सॉन टर्मिनल पे गया। और एक्सॉन, अब इस साइड बना देता हूं ताकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। एक्सॉन टर्मिनल पे कैल्शियम चैनल गेट्स प्रेजेंट थे, कैल्शियम चैनल गेट ओपन हुए और कैल्शियम का इनफ्लक्स हो गया ECF से ICF में। और जैसे ही कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ तो सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या हुआ, वो जाके एडहियर हो गए। एडहियर का मतलब, नया शब्द क्या सीखा, एडहियर। एडहियर का मतलब चिपकना, स्टिक। तो स्टिक हो गए कहां पे, सिनेप्टिक वेसिकल्स के जाकर। और जैसे ही वो स्टिक हुए तो कैल्शियम का वर्क होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, तो सिनेप्टिक वेसिकल्स को कॉन्ट्रैक्शन किया। सिनेप्टिक वेसिकल्स एक तरीके का पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे यदि हम किसी थैली में जल भर दें या पानी उसके अंदर डाल दें और थैली को फोड़ दें तो सारी थैली क्या हो जाएगी। थैली को अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दें, पिचका दें, तो कॉन्ट्रैक्ट का काम कौन कर रहा है, कैल्शियम। और थैली को जैसे ही हम पिचकाएंगे तो सारा का सारा पानी फट के थैली को बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से कैल्शियम ने भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया और कॉन्ट्रैक्शन करने के पश्चात क्या हुआ कि सिनेप्टिक वेसिकल्स से आउट पाउचिंग होने लगी। आउट पाउचिंग का मतलब कि ये जो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन था वो क्या हुआ, नीचे की ओर गिर गया। नीचे किसके पास जा गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। और जितने की आवश्यकता थी रिसेप्टर्स ने रिसीव किए, लेकिन जितने की आवश्यकता नहीं थी तो उसका क्या हुआ देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे जूम करके बना रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि ये क्लेफ्ट है और ये आपका एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है। ये आपका एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है। जितने की आवश्यकता थी एसिटाइल कोलिन उतने एसिटाइल कोलिन को यहाँ पे रिसीव करा गया, लेकिन जितने की आवश्यकता नहीं थी तो वहां पे क्या हुआ, एक जल्लाद खड़ा था। जल्लाद बना दिया मैंने। और जल्लाद कैसे खड़ा था, तलवार लेके। तो इस जल्लाद ने क्या किया, इस तलवार से इसको तोड़ दिया। मतलब एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया। और एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया तो मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, एसीटेट प्लस कोलिन। और जो जल्लाद था उसका नाम क्या था, कोलिन ईस्टरेज। तो कोलिन ईस्टरेज क्या है, एक तरीके का एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को जितने की आवश्यकता होती है रिसेप्टर रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जितने की आवश्यकता नहीं होती वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसका हाइड्रोलाइसिस कर देता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसीटेट और कोलिन के अंदर। क्लियर हो गई बात। और वो जल्लाद कौन है, कोलिन ईस्टरेज। पंडित कौन था, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसने क्या किया, इन दोनों का मेल कराया, एसिटाइल कोए प्लस कोलिन को बॉन्ड बनाने में मदद की और एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन किया। एसिटाइल कोलिन क्या हुआ, सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाके स्टोर हुआ। साल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल पे एक्शन पोटेंशियल आया तो कैल्शियम चैनल गेट्स ओपन हुए, कैल्शियम की इनफ्लक्स हुआ और कैल्शियम जाके इधर एडहियर हो गया सिनेप्टिक वेसिकल्स पे। और जैसे ही एडहियर हुआ वो सिनेप्टिक वेसिकल्स पे तो हुआ क्या कि एसिटाइल कोलिन क्या हुआ, आउट पाउचिंग हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस होने के पश्चात जितने की आवश्यकता थी, जितने एसिटाइल कोलिन की आवश्यकता थी, अब आवश्यकता से मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे सपोज कीजिए कि यहां से इस बोर्ड तक भागना है, मैं ऐसे करके भाग रहा हूं,
लेकिन अगर मैं मेरा एसिटाइल कोलिन रुके ही ना या ब्रेक डाउन ही ना हो तो मैं तो भागता ही रहूंगा और मैं इससे टकरा जाऊंगा। तो ऐसा ना हो, इस वजह से जितने की आवश्यकता होती है रिसेप्टर उसको रिसीव कर लेता है, और जितने की आवश्यकता नहीं होती तो एक जल्लाद खड़ा था, जल्लाद का नाम क्या, कोलिन स्ट्रेज। तो कोलिन स्ट्रेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है और कोलिन स्ट्रेज क्या कर देता है, इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन कर देता है और ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर देता है, कोलिन प्लस एसीटेट, इनएक्टिवेट कर देता है, या हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस कर देता है। तो कोलिन वापस ECF का ECF में आ जाता है और ये साइकिल यहाँ से चलती रहती है और इसकी एंट्री होती रहती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।